बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोगों को जो टॉपिक कवर करना है उसका नाम है ओवरहेड्स। तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ओवरहेड्स की, जिसमें क्योंकि मैं इस अजम्पशन के साथ ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को ओवरहेड्स क्या है इतना पता है। आप लोग बिल्कुल इस वक्त जीरो पे नहीं खड़े हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि जिसको थोड़ा बहुत भी ओवरहेड्स के बारे में पता है, थोड़ा बहुत भी, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। हाँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही जीरो पर है, जिसे पता ही नहीं ओवरहेड नाम किस चीज़ का है, तो उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी चीज़ें समझने में। तो उसे थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर सुनना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें जल्दी जल्दी थोड़ा पिक कर सके। ओवरहेड्स क्या है? ठीक है। ओवरहेड्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें कवर हो रही हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस के पास, जो बिजनेस जो कि शायद आपके पास डायरेक्टली प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं करते। मिसाल के तौर पे बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक ऐसी कॉस्ट है जो ऐसा नहीं कि किसी एक यूनिट की वजह से आ रहा है, किसी दो यूनिट की वजह से आ रहा है। वो या तो पूरे एक डिपार्टमेंट की वजह से आ रहा होगा, या पूरे एक बिजनेस की वजह से आ रहा होगा, या पूरे किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी की वजह से आ रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरीके से एक्सपेंस आउट करूं। अब आप कहेंगे सर एंट्री तो सिंपल बनेगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हम यहाँ अकाउंटिंग एंट्री की बात नहीं कर रहे, हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। और कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है? अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करना। जब मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने उस प्रोडक्ट को बनाने में 20 रुपए खर्च किए। 20 रुपए कैसे खर्च किए? 10 रुपए लेबर को दिए, 10 रुपए का मटेरियल लगाया। लेकिन आप एक कॉस्ट भूल गए, 1 लाख रुपए का आपका बिजली का बिल आया। वो तो आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया। जब आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ाई और अपने कस्टमर से चार्ज नहीं किया। तो अब आप ऐसे एक चीज में फंस गए। आपने कहा चलो मैं 1 लाख रुपए उठाकर एक प्रोडक्ट में चार्ज कर देता हूँ, तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 1,40,000 रुपए बन जाएगी। यहाँ आपके लिए परेशानी अलग है कि यार अब मैं ऐसी क्या प्राइस रखूं कि मैं खुद भी कमा लूं, मैं अपने ओवरहेड्स भी कवर कर लूं, मैं वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर लूं। तो यहाँ पर आपने ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट देखा कि आप किस तरीके से ऐसे खर्चे जो किसी एक प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं करते, जो किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, उनको आप किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जाहिर है कुछ अंदाजे भी आएंगे, एस्टिमेट्स लगेंगे, और उसकी बुनियाद पर आप ओ ए आर वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो आज हम देख रहे होंगे। आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि मुझे हर चीज़ बार बार लिखनी ना पड़े, आप लोगों को बार बार लिखनी ना पड़े, मैंने कुछ नोट्स बनाए। और 13 पेजेस का हैंड आउट है। इस 13 पेजेस के हैंड आउट में एक अदद सवाल है, जैसे वेरिएंस एनालिसिस में दिया था मैंने आपको। उस एक सवाल से पूरा वेरिएंस कवर हो गया था। ऐसे ही ओवरहेड्स का एक सवाल है, इस एक सवाल से पूरा ओवरहेड्स ओवरऑल कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास ओवरहेड्स में जितने टॉपिक कवर हो रहे हैं, इनकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट समरी, ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके पास दो तरह के होते हैं। एक, या तो डायरेक्ट खर्चे होंगे या फिर इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? जो कि फुली ट्रेसेबल होते हैं प्रोडक्ट के साथ। मिसाल के तौर पे आपने अगर कुर्सी बनानी है, जो कि हमारी मेन एग्जांपल रही है पूरे कोर्स में, तो आपके लिए प्लास्टिक एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आपने एक लेबर को हायर किया है कुर्सी बनाने के लिए, तो अल्टीमेटली उस लेबर को पे करने वाली तनख्वाह आपके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है। तो फिर कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वो कुर्सी बनाने के लिए एक अदद फैक्ट्री रेंट पर ली, एक अदद फैक्ट्री रेंट पर ली। अब उस फैक्ट्री के अंदर एक कुर्सी नहीं बन रही, बल्कि 50,000 कुर्सियां बन रही हैं। शायद टेबल्स भी बन रही हैं। शायद आपने बराबर में किसी को रेंट पे भी दे दियो कुछ जगह, कुछ वेयर हाउस में रखने के लिए। तो अब सवाल ये उठा कि मैं कितना रेंट उस प्रोडक्ट को, उस कुर्सी को चार्ज करूं, कितना रेंट मैं उस टेबल को चार्ज करूं। तो ये ओवरऑल मुझे एलोकेशन करनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके पास नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकते हैं। कोई सुपरवाइजर अगर आपने हायर किया है, अब सुपरवाइजर की बात की यहाँ पर, डायरेक्ट लेबर की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि सर सुपरवाइजर वो बंदा है जो एट अ टाइम एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा, ना वो उस प्रोडक्ट को सुपरवाइज कर रहा है, बल्कि वो एक साथ शायद 50 प्रोडक्ट्स को सुपरवाइज कर रहा हो। तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि कितनी तनख्वाह इस प्रोडक्ट को एलोकेट करूं, कितनी तनख्वाह दूसरी प्रोडक्ट को मैं एलोकेट करूं।
की फॉर्मूलाज क्या है इसके लिए? देखें, प्राइम कॉस्ट क्या होती है किसी भी प्रोडक्ट की? प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट खर्चे आते हैं। क्या मतलब? डायरेक्ट मटेरियल डाल देंगे आप, डायरेक्ट लेबर इंक्लूड कर देंगे, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट बन जाएगी उस प्रोडक्ट की। उस प्रोडक्ट की आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद एक कॉस्ट होती है हमारे पास विच इज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है आपके पास? सर कन्वर्जन कॉस्ट उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने की कॉस्ट होती है। यहाँ पर मैं मटेरियल का खर्चा इंक्लूड नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट आती है, बल्कि मटेरियल का खर्चा नहीं आता, मटेरियल इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो मटेरियल को हटाने के बाद आप क्या करते हैं? लेबर को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो उस रॉ परे हुए मटेरियल को कन्वर्ट कर दे एक अच्छी सी कुर्सी में, और फिर आप ऊपर से शायद कोई प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर कर रहे होते हैं। उसके बाद कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स। वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से बिहेव कर रही होती है, किस तरीके से चेंज हो रही होती है। अब ये समझते हैं कि कौन सी कॉस्ट किस तरीके से, किस एक्शन के ऊपर हमारे पास चेंज हो रही होती है। वेरिएबल कॉस्ट कब चेंज होती है बताइए? वेरिएबल कॉस्ट कब चेंज होती है आप लोग? सर वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई इन्फ्लेशन आ जाए या आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ चले जाए। नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। मतलब अगर आप 1 यूनिट बनाएंगे तो 4 रुपए दे देना, अगर आप 10 यूनिट बनाएंगे तो 40 रुपए दे देना, लेकिन अगर आप वापस से 5 यूनिट बनाएंगे तो मुझे 20 रुपए दे देना। ये वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ कम या ज्यादा हो रही होती है, लेकिन पर यूनिट ये कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि अगर इन्फ्लेशन हो जाए, अगर ये वाला मसला हो जाए, अगर वो वाला मसला हो जाए। बिल्कुल, उस सूरत में तो महंगाई हो रही है ना, तो इसीलिए वो 10 रुपए पर यूनिट जो कॉस्ट इनकर हो रही थी वो 12 रुपए हो गई। या फिर इकोनॉमिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो शायद, विच इज, जो हमें याद नहीं होगा अभी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। याद है किसी को? इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसी को याद है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कहता था कि अगर हम किसी भी चीज की प्रोडक्शन बढ़ा दें, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर दें, तो मैं जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा अल्टीमेटली मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी, मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो ये चीज वेरिएबल कॉस्ट में भी इनकर हो सकती है। अगर आप किसी जगह पर कोई चीज खरीदने जाए, फॉर एग्जाम्पल आप टमाटर खरीदने गए, आपने बोला भाई क्या हिसाब है, उसने बोला 100 रुपए किलो, आपने बोला 10 किलो चाहिए, उसने कहा 90 रुपए लगा दूंगा आपको। आपने कहा चलो 1 किलो दे दो, उसने बोला सर 100 रुपए के होंगे 1 किलो। आपने कभी तो बोला 90 रुपए किलो। बोला अगर 10 किलो लेंगे तो 90 रुपए के हिसाब से लगा दूंगा। तो आप जितनी ज्यादा लेवल बढ़ाते जाएंगे आपकी शायद पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाए। फिक्स्ड कॉस्ट की बिहेवियर कैसी होती है? सर फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर फिक्स्ड होता है, मतलब इन टोटल अगर आपके पास फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख ही रहेगा, चाहे आप उसके अंदर 1 यूनिट बनाएं या आप उसके अंदर 1,000 यूनिट बनाएं, दोनों सूरतों में आपके पास ये कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि आप जितने ज्यादा यूनिट्स बनाते जाएंगे पर यूनिट खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, पर यूनिट खर्चा आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। एज यू नो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत आपसे थ्योरेटिकल बातें की जाती हैं, खास तौर पे डिसीजन मेकिंग में या किसी और एरिया में भी कहा जा सकता है कि मुझे बताओ ये चीज हो तो रही है, ये कॉस्ट में आ रही है चीज, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है? तो अब वो रीजन बताने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसकी नेचर क्या है, वो चेंज होती है तो कब होती है, कैसे होती है। यूनिट्स बढ़ते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है, लेकिन ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी सेम रहती है। फिर आपके पास कुछ होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये बेसिकली एक कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि पार्टली फिक्स्ड होते हैं और पार्टली वेरिएबल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा बिजली का बिल,
सर बिजली का बिल तो वेरिएबल खर्चा, फिक्स खर्चा होता है। लेकिन जरा 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि बिजली जितनी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, बिजली, जरा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हाजिर होने चाहिए। बिजली जितनी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, बिल उतना ज्यादा आएगा। अगर मेरे पास एक कुर्सी है, उसको बनने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो मैं बिजली के बिल को जब अपोर्शन करूंगा, तकसीम करूंगा, तो मैं उतने घंटे एलोकेट करूंगा जितने कुर्सी को बनने में लगते हैं। टेबल को बनने में 10 घंटे लगते हैं, तो मैं बिजली के बिल में से 10 घंटे टेबल को एलोकेट कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो मेरे पास जितना ज्यादा टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनने में, उतनी ज्यादा बिजली कंज्यूम हो रही है, उतनी ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। लेकिन होता यह है कि अगर मैं एक यूनिट भी ना बनाऊं, तो क्या बिजली का बिल जीरो आएगा? सर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी यूनिट ना बनाए, लेकिन एटलीस्ट फैक्ट्री तो ऑन होगी। सर एक लाइट जलेगी, उस एक लाइट के जलने का कुछ खर्चा आपके पास लाजमी हो रहा होगा। पार्टली फिक्स कॉस्ट। शायद आपको मीटर का रेंट भरना पड़े, 10 रुपए 20 रुपए, और वो फिक्स्ड रहे। मतलब आप बिजली कंज्यूम करें या ना करें, आपको 10 रुपए हर महीने बिजली के बिल मीटर का रेंट भरना है। तो ऐसा खर्चा आपके पास क्या होगा? सेमाई वेरिएबल कॉस्ट। उसकी उसका एक पोर्शन आपके पास फिक्स्ड होगा, और बाकी वो वेरी कर रही होगी पर यूनिट के हिसाब से। इसके बाद आपके पास एक अदद होती है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, सर ये कैसा खर्चा होता है? मुझे ये बात बताएं, आप लोगों को ये वाली बात मालूम है कि अगर आपका बिल 100 यूनिट्स तक आता है, तो आपके ऊपर जो पर यूनिट रेट अप्लाई होता है वो शायद कोई 30 रुपए, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं आता, पर यूनिट अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपका बिल 101 यूनिट हो गया, तो फिर आपका जो रेट है वो 30 से बढ़ के शायद 40 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। और ये 40 रुपीज पर यूनिट उस एडिशनल यूनिट के लिए नहीं होगा, बल्कि ओवरऑल जितने भी यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं उनके लिए हो जाएगा। बताने का मकसद ये कि अगर मैं 100 यूनिट्स बनाता हूँ, अगर मैं 100 यूनिट्स की बिजली कंज्यूम करता हूँ, तो मेरा बिल आएगा मल्टीप्लाई बाय 30 करने के बाद 3000 रुपए। लेकिन अगर मैं 101 यूनिट बनाता हूँ, तो उस पूरे 101 यूनिट के ऊपर जो रेट अप्लाई होगा वो 40 रुपए का होगा। मुझे इसका आंसर बताइएगा, और बराए मेहरबानी सही बताइएगा, वरना मुझे बता दें, मैं कैलकुलेटर निकाल लूं। क्योंकि हम पता नहीं कौन सी चीज पी के बैठे हुए होते हैं जो हमारे पास उल्टा सीधा आंसर, हम तो सही बताते हैं। क्या बात है! जी जी, मैं गलत लिखता हूँ, मैं मानता हूँ मैं गलत लिखता हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बताते हो। हर लेक्चर के अंदर ऐसा होता है कि मैं पूरी की पूरी वर्किंग कर लेता हूँ और पता चलता है किसी एक महान इंसान ने मुझे आंसर बताया होता है। सर 300 को आप इससे डिवाइड करें तो आंसर आ रहा होगा 25, और मैं भरोसा कर लेता हूँ। 4040। वो खालिक सिर्फ आप कंफ्यूज नहीं हुए थे, बल्कि मेरे पास और भी स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, सर ये तो आंसर इसका कुछ और आएगा ना। तो मैंने बताया कि थोड़ी देर और देखें लेक्चर, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये सब कंफ्यूज थे इस बात के अंदर। सर मैं तो बताता ही नहीं हूँ, ये ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि फिर आप नहीं बताते, आपको बाद में कोई बताएगा, एग्जामिनर बताएगा फिर। तो मेरे पास 4040 और रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़े हुए बच्चे मुझे एक बात बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे एक प्रोडक्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? इस एक यूनिट को बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट मेरे पास 1040 रुपए आ रही होगी। ये रेलेवेंट कॉस्ट वाले बच्चों के लिए। बाकी जो उन्होंने रेलेवेंट कॉस्ट अभी तक नहीं पढ़ा, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, वो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं। तो 1040 मेरे पास एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट आ रही है। सही कह रहा हूँ रेलिवेंट वाले बच्चों? बताने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा खर्चा है जो कि स्टेप फिक्स्ड है। क्या मतलब? अगर 100 यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं, तो आपके पास
बिल आता होगा 3,000 रुपए, लेकिन अगर आपने 101 यूनिट जलाना शुरू किए तो आपके पास वो बिल 4,040 रुपए आने लगेगा। कोई और एग्जाम्पल दें सर? कोई और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास रेंट, आपने डिसाइड किया हुआ है कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 10,000 यूनिट बन सकते हैं, और उसका रेंट है आपके पास, लेट से 10,000 रुपए रेंट है, और उसके अंदर यूनिट्स बन सकते हैं 2,000। आपने कहा कि यार मुझे 10 यूनिट और बनाने, तो उन्होंने कहा इस फैक्ट्री में तो नहीं बन सकते, बराबर में एक और फैक्ट्री रेंट पे ले लो। मैंने कहा कितना रेंट है? उसने कहा 500 रुपए। मुझे एक बात बताएं, मुझे 500 रुपए का रेंट एडिशनल पे करना पड़ा फॉर 10 यूनिट्स। मुझे 10 यूनिट्स और बनाने के लिए, मुझे 1 यूनिट भी और एक्स्ट्रा बनाने के लिए एक अदद कॉस्ट बियर करनी पड़ी। अब मैं यहाँ पर शायद 10, 15, 20, 25, 30 यूनिट्स बना सकता हूँ। तो एक अदद स्टेप ऐसा आता है जिसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है कुछ प्रोडक्शन वर्सेस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या मतलब? सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐसे ओवरहेड्स हैं जो फैक्ट्री में इनकर होते हैं, बिलोंग करते हैं डायरेक्टली किस चीज से? प्रोडक्शन से। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री में बिजली का बिल आ रहा है, फैक्ट्री में गैस का बिल आ रहा है, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर काम कर रहा है उसकी तनख्वाह, फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है उसकी तनख्वाह, फैक्ट्री में अगर कोई मशीन पड़ी हुई है तो उसकी डेप्रिसिएशन। ऐसे खर्चे जो कि फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर इनकर हो रहे हैं वो आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है जो बिलोंग तो प्रोडक्ट से करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट से इनडायरेक्ट तो क्या, डायरेक्ट तो क्या, इनडायरेक्ट भी बिलोंग नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक एचआर वाला बंदा, एक ह्यूमन रिसोर्स वाला बंदा जिसका काम है एम्प्लॉयज को हायर करना, उसका ताल्लुक फैक्ट्री से डायरेक्टली नहीं है, बल्कि वो एक हेड ऑफिस में बैठा है एसी वाले कमरे के अंदर, वहां बैठकर वो डिसाइड कर रहे हैं मुझे किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना। सर वो फाइनेंस डायरेक्टर जो कि हेड ऑफिस के एसी वाले ठंडे कमरे में बैठकर अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर रहा होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा, ऐसी सूरत में वो बंदा इनडायरेक्ट तो क्या, डायरेक्टली भी इस फैक्ट्री से बिलोंग नहीं करता। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर आ रहा होगा। फिर उसके बाद एक बंदा जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कवर हो रहा होगा। Administrative and selling overheads are never part of product cost except in marginal costing for वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ये आपके लिए अहम बात है कि ऐसे खर्चे जो कि प्रोडक्शन से बिलोंग नहीं करते, ऐसे खर्चों को आप प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। मतलब एक बंदा आपने हायर किया किस मकसद के लिए? अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के लिए, तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा आप प्रोडक्ट में एलोकेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने एक बंदा हायर किया जो फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर बना हुआ है, ऐसे बंदे को पे होने वाली तनख्वाह को आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे और उसको प्रोडक्ट का पार्ट भी बना रहे होंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट दोनों में क्या फर्क है? सर कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट गुड्स recognized as expense when the product is sold, मैचिंग प्रिंसिपल। सर एक होती है आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होती है आपके पास पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? सर ऐसी कॉस्ट जो कि बिलोंग करती है किसी गुड से, किसी मैन्युफैक्चर्ड गुड से। तो अगेन अगर एक खर्चा बिलोंग करता है आपकी प्रोडक्ट से तो आप उसको एक्सपेंस आउट कब करेंगे? आप उसको एक्सपेंस आउट तब करेंगे जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगी, उससे बिलोंग होने वाले पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे। मतलब अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बिकती है तो उसके बाद आप उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट को भी एक्सपेंस आउट कर देंगे और मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पीरियड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है? सर ये खर्चा वक्त से बिलोंग करता है, तो जैसे ही वक्त गुजर गया इस खर्चे को भी चार्ज कर देना चाहिए, इस खर्चे को भी चार्ज कर देना चाहिए।
ऑल अदर कॉस्ट एक्सपेंस्ड इन द पीरियड दे आर इनकर्ड। ऐसे खर्चे जो के वक्त गुजरने के साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ पास होते रहते हैं, तो अल्टीमेटली आप उनको वक्त गुजरने के साथ साथ ही एक्सपेंस आउट करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीन is equal to product cost. Salary of finance director is the period cost. सर वो फाइनेंस डायरेक्टर जो हेड ऑफिस के ठंडे कमरे में बैठकर डिसाइड कर रहा है कि एंट्री क्या पास करूं, सर उसको पे होने वाली तनख्वाह एक पीरियड कॉस्ट है, वक्त की कॉस्ट है, आप उसको पीएनएल में चार्ज कर रहे होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर, सर कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर आपको ये बताता है कि आपने किस तरीके से किस तरीके से अपने खर्चों को एलोकेट करना है। एक डिपार्टमेंट है या कोई फंक्शन है या कोई ऑपरेटिंग एंटिटी है दैट इनकर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बट डजंट डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यू। मुझे एक बात बताएं कि आपके स्कूल के अंदर, स्कूल तो गए ना हम सब लोग, स्कूल के अंदर टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, सैलरीज लेते थे, सब डायरेक्टली हो गए। बाकी कुछ जेनिटर्स होते थे जो कि सफाई वगैरह करते थे। सर एक प्रिंसिपल होती थी वहां पर और एडमिन में कुछ लोग बैठे होते थे। ये सब तो आपसे बिलोंग करने वाले खर्चे थे, सही है। तो अल्टीमेटली मैं इनको, या तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन अब मुझे जरा एक मिनट के लिए एक बात बताइएगा, आपके स्कूल के अंदर एक कैंटीन थी, एक कैंटीन थी, उस कैंटीन पे होने वाला खर्चा, उस कैंटीन पे होने वाला खर्चा अगर कोई खर्चा कर रहा है स्कूल, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या वो कैंटीन डायरेक्टली आपसे बिलोंग करती है या वो बाकी के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है? जवाब दें। वो कैंटीन डायरेक्टली पढ़ा रही है या उस कैंटीन में बैठने वाले लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई रिश्ता है? या वो कैंटीन एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है? सपोर्ट के तौर पे, सर अगर किसी स्टूडेंट को भूख लगती है तो वो जाकर खाना खा लेता है। अगर किसी फैक्ट्री में कोई कैंटीन बनी हुई है तो अल्टीमेटली जब वर्कर्स काम करते करते थक जाते हैं वहां जाकर चाय पी लेते हैं। तो वो आपको सपोर्ट के लिए बनाई गई है। अब सवाल ये उठा कि कैंटीन तो एक अलग से डिपार्टमेंट हो गया, इसको चार्ज होने वाला खर्चा कहां पर एलोकेट करूं? मैं पीरियड कॉस्ट में डालूं या प्रोडक्ट कॉस्ट में डालूं? टाइप, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होता है? सर डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग। सर ये तो वो कॉस्ट सेंटर हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं किसी फैक्ट्री की, तो वहां पर एक असेंबली डिपार्टमेंट होगा, वहां पर एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगा, शायद कोई कलरिंग डिपार्टमेंट हो, शायद कोई फिक्सिंग डिपार्टमेंट हो, जो कोई ना कोई प्रोडक्ट को हाथ लगा रहा है, प्रोडक्ट में काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कॉस्ट सेंटर भी होंगे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होंगे जो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्ट की मेंटेनेंस करना नहीं है, बल्कि ये मेंटेनेंस करता है किस चीज की? वो मशीन जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी मेंटेनेंस करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये उठा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगा रहा, तो आप क्या बोलेंगे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा खर्चा नहीं है? सर बिल्कुल खर्चा तो है, लेकिन फिर आप उसको एलोकेट किस तरीके से करेंगे, हम उस चीज को आगे भी थोड़ी देर में देख रहे होंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बयान कर रहा हूँ। ऐसे ही कैंटीन है, ऐसे ही आईटी सपोर्ट स्टाफ है। अब ये ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगा रहे होते, लेकिन ये बिलोंग कर रहे होते हैं किस चीज से? प्रोडक्ट से थोड़ा सा घुमाने के बाद ये एक ऐसे डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। हम इनका क्या करेंगे? हम बोलेंगे तुम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो ना? वो कहेगा हाँ। तो एक काम करो, तुम किसको सपोर्ट करो? बोलेगा मैं तो मशीनरी वाले के लिए काम करता हूँ। बस ठीक है, तुम्हारा जितना भी खर्चा हुआ वो मशीनरी वाले को चार्ज कर दो। हमने कहा ठीक है। तो मशीनरी वाले का अपना खर्चा 100 रुपए था, प्लस उसने मेंटेनेंस के भी 50 रुपए ले लिए, और 150 रुपए लेकर पहुंच गया प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। लेकिन जरा सोचिएगा,
अगर अगर ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एट अ टाइम एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, तो सर इस सूरत में हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि इनको किस तरीके से एलोकेट करना है और दोनों को खर्चा दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ 60% और 40% एलोकेट कर देंगे, और फिर डिपार्टमेंट ए का अपना खर्चा प्लस ये मेंटेनेंस का खर्चा 40 रुपए लेकर 140 रुपए ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड इसके अपने 200 रुपए प्लस कोई 30 रुपए, ये लेकर 230 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा जीरो कर दिया, उनका अपना खर्चा एलोकेट कर दिया जितना उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट किया था, जितनी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। यहां तक आने के बाद आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया, ओवरहेड्स क्या है, कॉस्ट क्या है, कितने तरह की होती है, कितनी सारी होती है। अब हम उन ओवरहेड्स को एलोकेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से एलोकेट करना हो। सर डायरेक्टली ट्रेसेबल ओवरहेड्स तो आप डायरेक्टली एलोकेट कर देंगे कॉस्ट सेंटर। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए लगे तो आप चार्ज कर देंगे उस प्रोडक्ट को, मसले की बात नहीं है। या फिर अगर एक डिपार्टमेंट है अगर एक डिपार्टमेंट है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, मैं एक फिक्स की एग्जांपल भी ले लेता हूँ। अगर मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल असेंबली डिपार्टमेंट। अब इस असेंबली डिपार्टमेंट का काम है असेंबली करना, चीजों को असेंबल करना, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा काम करता है, उसको पे करी गई सैलरी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको पे होने वाली सैलरी मैंने उसको पे होने वाली सैलरी क्या कर दी, डायरेक्टली उस असेंबली डिपार्टमेंट को चार्ज कर दी, क्योंकि वो डायरेक्ट उस असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मैंने उस असेंबली डिपार्टमेंट को उसकी सैलरी चार्ज कर दी, और फिर असेंबली डिपार्टमेंट ने जितने भी यूनिट्स बनाए, मैंने उस बेसिस पर उनको आगे एलोकेट कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास होगा एलोकेट करना, कि कौन सा खर्चा किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो पहले आप सारे खर्चों को ओवरऑल डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर देंगे। अगला काम क्या होगा, अपोर्शन करना, प्राइमरी अपोर्शन में। क्या मतलब, सर आप क्या करते हैं, अगर बिजली का बिल पे किया है तो जो इक्विपमेंट या जो प्रोडक्ट बनने में 2 घंटे लेती है उसको 2 घंटे की कॉस्ट दे दें, जो प्रोडक्ट 6 घंटे लेती है उसको 6 घंटे की कॉस्ट दे दें, जो 15 घंटे लेती है उसे 15 घंटे की कॉस्ट दे दें। आप ये देख लें कि आपको किस प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट देनी चाहिए, आप उसको उतनी कॉस्ट एलोकेट करके आगे बढ़ जाए। कोई और एग्जांपल, सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने रेंट पे कोई बिल्डिंग ली हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट है जो प्रोडक्शन के अंदर 50% जगह ऑक्यूपाई करके रखती है, तो आप रेंट का 50% उस प्रोडक्ट को एलोकेट कर दें या उसके डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दें। अगर कोई कैंटीन एक्सपेंसेस है, तो आप ये सोचें कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कैंटीन है, उस कैंटीन में टोटल 200 बंदा खाना खाता है। अब इन 200 लोगों में से 40 बंदे डिपार्टमेंट ए में काम करते हैं, 50 बंदे डिपार्टमेंट बी में काम करते हैं, और बाकी के 110 बंदे डिपार्टमेंट सी में काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है, कैंटीन का जितना भी खर्चा है वो इस डिपार्टमेंट को आप एलोकेट करेंगे किस तरीके से, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 200, और इसको एलोकेट कर दीजिएगा 50 डिवाइड बाय 200, और इसको एलोकेट कर दीजिएगा 110 डिवाइड बाय 200। जो डिपार्टमेंट जितने ज्यादा लोग अपने पास रखता है, तो अल्टीमेटली वो कैंटीन
का उतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से खर्चा एलोकेट कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं जो बुनियाद रख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, एलोकेशन की, वो किसी न किसी ग्राउंड्स की बेसिस पे रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल चाह रहा है तो WDV पे कर दो, मेरा दिल चाह रहा है तो बेसिस या एरिया की बेसिस पे कर दो। सर हमें एक एग्जांपल दिए यहाँ पर, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद फैक्ट्री रेंट है, कितना, 60,000 रुपये। हम इसको एलोकेट करेंगे फ्लोर एरिया की बेसिस पर। तो आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, हमने इन तीनों डिपार्टमेंट्स में फ्लोर एरिया की बेसिस पर इसको एलोकेट कर दिया। अब यहाँ पर फ्लोर एरिया बताया नहीं है आपको, अगर बताया जाता तो आप कैलकुलेट कर लेते। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है कि 60,000 को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा फ्लोर रखता है, हमने उसको उतनी ज्यादा रेंट चार्ज कर दिया। सिमिलरली डेप्रिसिएशन 80,000 की आई, तो मैंने इस डेप्रिसिएशन को भी चार्ज कर दिया। अब अगेन आपकी मर्जी है, या सुटेबल ग्राउंड्स देखे जाएंगे। यूजुअली डेप्रिसिएशन अगर आप एलोकेट करते हैं तो उसको एलोकेट करते हैं बेस्ड ऑन किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उन इक्विपमेंट्स की WDV की बेसिस पर आप उनको एलोकेट कर देते हैं। कोई इनडायरेक्ट लेबर है तो शायद उसमें आपको अलग बेसिस बता दी जाए, तो जो बेसिस आपको दी जाए आप उस बेस पर डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर कहीं बेस नहीं बताई गई तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। फैक्ट्री रेंट है तो एरिया की बेसिस पर होगा, डेप्रिसिएशन है तो इक्विपमेंट की WDV की बेसिस पर होगी, लेबर कॉस्ट है अगर कोई कलेक्टिवली, तो फिर आप उसको एलोकेट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, डिपेंड करता है अपॉन द क्वेश्चन कि आपको सवाल में क्या रिक्वायरमेंट दी गई। ये तो हो गई आपके पास प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। लेकिन सर कैंटीन के खर्चों का क्या करें? सर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं उनका क्या करें? उनको आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चों को, कैंटीन के डिपार्टमेंट के खर्चों को आप उठाकर एलोकेट कर देंगे डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स में। जैसे कि सर मेरी फैक्ट्री है और मेरा काम है कार मैन्युफैक्चर करना। मेरा काम है कार मैन्युफैक्चर करना। कार मैन्युफैक्चरिंग करने में मेरे पास एक होता है असेंबली डिपार्टमेंट, बहुत सारे होते हैं, मैं दो तीन ही लिख रहा हूँ, और कलर डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के खर्चे तो मेरे पास हैं ही, लेट से 100 रुपये, 200 रुपये और 250 रुपये। ये तो मसले की बात ही नहीं है। लेकिन इन तीन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ मेरे पास एक अदद था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जिसने पूरे साल काम किया, लेकिन किसके लिए? असेंबली वाले के लिए। एक मेरे पास था कैंटीन, जिसने काम किया इन तीनों के लिए। उसके अंदर जो वर्कर्स काम करते थे वो आकर कैंटीन से खाना खाते थे। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर खर्चा हुआ 500, और कैंटीन पर खर्चा हुआ लगभग 370। तो अब सवाल ये उठा, मेंटेनेंस के अंदर कोई प्रोडक्ट तो आई नहीं, मैं कैसे एलोकेट करूं? तो फिर आपको यहां पर बताया गया कि आप इन दोनों को एलोकेट कर देंगे इनके अंदर ही। किस तरीके से? अब मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का खर्चा मैं एलोकेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन कितने इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उनकी WDV की बेसिस पर। जाहिर है जिस इक्विपमेंट की WDV ज्यादा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस मशीन आवर्स, जो मशीन जितना ज्यादा चलेगी उतने ज्यादा मशीन आवर्स को कंज्यूम कर रही होगी, इसीलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस इज मशीन आवर्स। बाकी अगेन आप मेंटेनेंस बेस्ड ऑन एरिया भी कर सकते हैं। अगर आपको सवाल बोल दे, जो सवाल बोल दे वो कर लीजिएगा आंखें बंद करके। लेकिन अगर खुद से दिमाग चलाना पड़े तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कैंटीन के बारे में अभी पढ़ा हमने, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जितने एम्प्लॉयज जिस डिपार्टमेंट में, उस बेसिस पर आप इसको एलोकेट कर देंगे।
जब आप एलोकेट कर देंगे तो अल्टीमेटली मेंटेनेंस का अपना खर्चा जीरो हो जाएगा, और ये सारा खर्चा किस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर आप इन खर्चों को अलग अलग इंडिविजुअली प्रोडक्ट का कॉस्ट बनाते जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये जितना भी खर्चा है, ये वाला प्लस ये वाला, ये टोटल खर्चा, ये टोटल खर्चा किसका पार्ट बन जाएगा, ये टोटल खर्चा उठकर, ये टोटल खर्चा आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो ये तो हो गई डायरेक्ट एलोकेशन। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आप उठाकर डाल देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल, कैंटीन ने 30,000 का खर्चा किया, ए बी सी बेस्ड ऑन इतने इतने एम्प्लॉयज, तो आप हर डिपार्टमेंट को उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पर खर्चा एलोकेट कर देंगे। एक और मसला आता है, एक और मसला, स्टेप डाउन मेथड। यहां पर आप क्या करेंगे, वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर बट नो रेसिप्रोसिटी। क्या मतलब है इस बात का, आइए समझते हैं। जरा तवज्जो की जरूरत है, ये टेक्निकल बात है यहाँ पे थोड़ी। जो ऊपर डिपार्टमेंट थे, मैं अज्यूम करता हूँ वही डिपार्टमेंट्स हैं अभी भी। असेंबली डिपार्टमेंट, कलरिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इसके अलावा मैंने दो डिपार्टमेंट्स का नाम और बताया आपको, विच इज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और कैंटीन डिपार्टमेंट। अब मुझे जरा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हुए बताइएगा कि ये जो मेंटेनेंस बंदे, मेंटेनेंस में काम करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने कैंटीन में आकर खाना नहीं खाया होगा? क्या मेंटेनेंस वालों ने कैंटीन में आकर खाना नहीं खाया होगा? क्या मेंटेनेंस वालों ने कैंटीन में खाया होगा? बिल्कुल सर, खाया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैंटीन ने जहां इन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी है, साथ ही मेंटेनेंस वाले को भी सर्विस दी है, तो मैं ये कहूंगा ज्यादा खाया होगा। क्या बात है? तो सर बात यह है कि मैं कैंटीन का खर्चा पहले इन चार डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करूंगा और फिर फर्दर आगे कुछ सोचूंगा। क्या मतलब, मैं ये 300 रुपए का खर्चा उठाऊंगा और मैं इसको एलोकेट कर दूंगा किन किन में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पर, इन तीन डिपार्टमेंट्स में प्लस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो इस पॉइंट पर मेरे पास मेंटेनेंस का खर्चा फॉर सपोज इंक्रीज करके 530 हो जाएगा, कैंटीन का खर्चा खत्म हो जाएगा, और कुछ हिस्सा फिनिशिंग में, कुछ हिस्सा कलरिंग में, कुछ हिस्सा असेंबली में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने अल्टीमेटली एक डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में भी एलोकेट कर दिया। इस अप्रोच को कहा जाता है स्टेप डाउन अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने एक अदद डिपार्टमेंट का खर्चा जो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर एब्जॉर्ब होना था, उसको एब्जॉर्ब करवाया और उस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। अगला काम, अब इस 530 को उठाकर इन तीन के अंदर तकसीम कर देंगे और अल्टीमेटली ये भी जीरो हो जाएगा और इन तीन में एडिशन हो जाएगी। ये है आपके पास स्टेप डाउन मेथड। फर्स्ट अपोर्शन द डिपार्टमेंट दैट सर्व्स अदर्स, जैसे कि कैंटीन मेंटेनेंस को कर रहा था, इंक्लूडिंग द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। देन अपोर्शन द रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट ओनली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अजान हो रही है, 5 मिनट का ब्रेक है। जी। उसके बाद आपके पास अगला मेथड है रेसिप्रोकल मेथड। अब जरा सोचिएगा, यहां पर जब मैंने बात करी स्टेप डाउन अप्रोच की, इसमें मैंने एक काम कहा आपको। मैंने कहा कि मैं बेसिकली एज अ कैंटीन मेंटेनेंस वाले को तो सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या कैंटीन के अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि कैंटीन के अंदर भी लोगों को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी? सर बिल्कुल पड़ेगी।
क्योंकि कैंटीन में शायद माइक्रोवेव हो, कैंटीन में शायद ओवन रखा हो कोई। सर तो अब सवाल ये उठा कि अब किस तरीके से एलोकेट करें। ध्यान से सुनिएगा बहुत। तो यहाँ पर आपके पास वही तीन डिपार्टमेंट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ अच्छा एक बात आप लोगों को बताता चलूं, टीम्स के ऊपर लिमिट होती है 1 घंटे की क्लास की। 1 घंटे की क्लास ओवर होने के बाद ऑटोमेटिकली ये टीम्स बंद हो जाता है। तो आप इसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। मेंटेनेंस और कैंटीन, मेंटेनेंस और कैंटीन सेम खर्चा। यहाँ पर क्या किया मैंने, 500 की मेंटेनेंस और वही 370 की कैंटीन कॉस्ट। लेकिन जरा दिमाग से सोचिएगा कि यहाँ पर जो मैंने खर्चा किया है 500 का और 370 का, मैंने जो खर्चा किया है 500 का और 370 का, ये बाकी डिपार्टमेंट्स में तो तकसीम होगा, लेकिन साथ में मेंटेनेंस और कैंटीन आपस में भी होगा। क्या मतलब इस बात का? सर मेंटेनेंस वालों ने तो यहाँ बैठकर खाना खाया होगा, मैं मानता हूँ। तो ये 370 को मैं इन तीनों में एलोकेट, इन चारों में एलोकेट कर देता हूँ। ये तो हमें समझ में आ गया जो आपने पहले बात बोली। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि जब मेंटेनेंस वाले को आप एलोकेट करना शुरू करोगे ना, तो यहाँ पर कैंटीन वाला 0 हो गया और मेंटेनेंस वाला लेट से 530। अब इस 530 को मैं पहले एलोकेट करा था 3 के अंदर, तो मामला सॉर्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब मैं इस 530 को एलोकेट कर रहा हूं इन तीन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ कैंटीन को भी। चलिए सर कर दें, क्या मसला है। तो अल्टीमेटली अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 0 हो जाएगा, कैंटीन डिपार्टमेंट में कुछ खर्चा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 28 रुपए। सर अभी खत्म किया था फिर से आ गया। चलो, फिर मैंने कहा कि कैंटीन वाले 28 रुपए तुम्हारे हिस्से में आ गए। तो मेंटेनेंस वालों ने कहा भाई हम खाना खाएंगे यहाँ जाकर, हमें वापस दो। तो फिर 28 रुपए का हिस्सा हुआ। 28 रुपए में से इन तीन डिपार्टमेंट्स को भी मिला और मेंटेनेंस वाले को भी मिला। तो ये चेन चलती चली जाएगी, फिर इसके पास कोई अमाउंट आ जाएगा लेट से 18 रुपए, इसका खर्चा 0। फिर ये चारों में एलोकेट होगा और ये खर्चा चलता रहेगा चलता रहेगा। आप ये हरकत करते रहो, शायद 10 साल लग जाएंगे आपको ये हरकत करते हुए। इस अप्रोच को कहा जाता है, इस अप्रोच को कहा जाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। क्या कहा जाता है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। और ये जो हरकत हुई है ना आपके पास कि दो सर्विस डिपार्टमेंट्स, कैंटीन और मेंटेनेंस, दो सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल मेथड। क्योंकि यहाँ पर दो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने तीन बातें करी, मैं इन तीनों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, आपके पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं, असेंबली का, कलरिंग का और फिनिशिंग का। इन तीनों का खर्चा उठाओ, प्रोडक्ट को एलोकेट कर दो, सिंपल, अपनी जिंदगी आसान रखो। दूसरा मसला, एक सर्विस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया और वो बाकी के तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है। हमने कहा कोई इशू की बात नहीं है, आप वो सर्विस डिपार्टमेंट उठाओ और उस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठाकर एलोकेट कर दो तीनों में। मैंने कहा कोई इशू की बात नहीं। दूसरा मसला विच इज स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड के अंदर क्या होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन लेकिन जरा सुनिएगा, जब कैंटीन वाला मेंटेनेंस के लिए काम कर रहा है तो वो बदले में कोई सर्विस नहीं ले रहा, तो यहां पर भी जिंदगी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तीसरी वाली अप्रोच के अंदर हम लोग मेंटेनेंस वालों को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर बदले में मेंटेनेंस वालों से सर्विस ले भी रहे हैं। इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल मेथड। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, बदले में सर्विस ले रहे हैं, तो ये चेन चलती जाएगी। ऐसे तो कभी कैंटीन और मेंटेनेंस का खर्चा 0 ही नहीं होगा। तो एक अप्रोच है आपके पास, कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटते रहो बांटते रहो, 10 15 20 साल गुजर जाए मुझे बता देना, फिर मैं आकर बोल दूंगा हाँ ठीक है वेरी गुड, आपका काम हो गया। या जब तक ये कॉस्ट नेग्लिजिबल ना हो जाए, मतलब एट द एंड एक वक्त आए कि कैंटीन वाले के हिस्से में सिर्फ 1 रुपए आ जाए। 0 कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, ये बात लिख के ले लें, 0 नहीं हो सकता कभी भी।
होगा क्या, आप बांटते रहेंगे पूरी जिंदगी, 1,000 1 करोड़ नंबर आ जाएंगे बीच में, और फिर आखिर में जाते जाते ये नंबर बन जाएगा कोई कैंटीन वाले के हिस्से में 0.01, और मेंटेनेंस वाले के पास 0.00 शायद 4 आ रहा होगा कहीं पे। जीरो नहीं होगा कभी भी। तो उसने कहा जब नेग्लिजिबल हो जाए तो फिर आप अपना खेल खत्म कर दो। दूसरा मेथड, और ये लॉजिकल भी है, इसी मेथड को यूज करना चाहिए, विच इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या कहता है, देखो दो डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। इन दो डिपार्टमेंट्स ये जो आपस में एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं ना, तुम इसकी एक इक्वेशन बना लो और अपनी जिंदगी को आसान रखो। नीचे मैंने आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी दी है, और वो एग्जाम्पल क्या कह रही है, वो एग्जाम्पल ये कह रही है कि आपके पास एक अदद है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, इसका मसला नहीं है। इन दो डिपार्टमेंट्स का मसला नहीं है। मसला कहाँ पर है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई। अब मसला क्या है यहाँ पर, सर मसला ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है ना, उसका खर्चा है 100 रुपए, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा एलोकेट करता है किस तरीके से, 10% वो खर्चा वाई को भी दे रहा होता है। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा है ना, वो क्या करता है, 40% ए को देता है, 40% बी को देता है, और 10% सर्विसेज वो वाई को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली सर्विस का जितना भी खर्चा है वो उठकर वाई के पास चला जाएगा। सिमिलरली एक्स, वाई डिपार्टमेंट का खर्चा है 60 रुपए, ये अपना खर्चा एलोकेट कर रहा होता है 50% ए को, 30% बी को, मसला नहीं है। मसला कब आ रहा है, जब ये कुछ खर्चा 20% किसको एलोकेट कर रहा है, एक्स को एलोकेट कर रहा है, क्योंकि इसने एक्स को सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। तो अब सर सवाल ये उठा कि इसको किस तरीके से सॉर्ट करें। मैंने कहा एक बहुत आसान सी इक्वेशन है, एक सिंपल सी बात है। अब सवाल समझना इसकी इक्वेशन बनानी कैसे। इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, आप ये बोलोगे, मैं पहले एक्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एक्स, मेरा मसला क्या है यहाँ पर, मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ, मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ कि मैं उसका 40% ए को दूं, 50% बी को दूं, और 10% वाई को दूं, अपनी जान छुड़ाऊं। मैं 40% ए को दूं, 50% बी को दूं, और 10% वाई को दूं, और अपनी जान छुड़ाऊं। मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो अननोन वेरिएबल बन जाएगा वो एक्स बन जाएगा, मुझे एक्स फाइंड करना है। जरा दिमाग का इस्तेमाल, इस एक्स के अंदर, इस एक्स के अंदर ये 100 रुपए तो आएगा ही आएगा लाजमी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ 10% खर्चा वाई का भी आ रहा होगा। मैंने कहा चलो 0.1 वाई, चलो वाई क्या है फिर, मैंने कहा वाई 60 रुपए का खर्चा तो लेकर जाएगा ही जाएगा, प्लस 20% खर्चा एक्स का भी लेकर आ रहा होगा। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, इनको आप सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि ये आपको आता है, नहीं भी आता कैलकुलेटर में इनपुट कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक मैथ्स है। तो आपके पास एक्स और वाई का एक आंसर आ जाएगा। तो सर इसका मतलब मेरा मसला रिजॉल्व हो गया, जी बिल्कुल आपका मसला रिजॉल्व हो गया। अब एक काम करो, वो काम क्या है, एक्स का खर्चा है 106.12, ये आप एलोकेट करोगे बगैर सोचे समझे किसके अंदर, 40% वाई को दे देना, 50% बी को दे देना, और 10% वाई को देना, और जान छुड़ा लेना। ठीक है, 81.2 जो वाई का खर्चा है उसको आप एलोकेट करेंगे इस रेशो के अंदर, 50% ए को, 30% बी को, और रिमेनिंग 20% आप वाई सर्विस को एलोकेट करेंगे, और सॉरी एक्स को एलोकेट करेंगे, और अपना काम खत्म कर लेंगे। अब आपको रेसिप्रोकल मेथड के अंदर वो बार बार चेन चलाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई। ये एक मुश्किल बात होती है इसके अंदर, जो कि रेसिप्रोकल मेथड के अंदर है। आई होप ये बात मैं आपको समझा सका हूं कि आप किस तरीके से
दो सर्विस डिपार्टमेंट्स जो एक दूसरे को खर्चे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में कैसे आप जोड़ बनाएंगे। क्लियर है सबको? अगर आप गौर करें तो आपने किया क्या, आपने इस 100 रुपए के अंदर वो अमाउंट ऐड कर दिया 6.12, जो इसको बाद में थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहता वाई से, और एट द एंड मिल मिलाकर 6 रुपए बनते, आपने एक साथ वो रुपए ऐड कर दिया और फिर इनको एलोकेट कर दिया। क्लियर है? नूर, खलीक, बताइए। एक्स और वाई दोनों सर्विस दे रहे हैं, एक्स और वाई दोनों सर्विस दे रहे हैं एक दूसरे को, एक्स वाई को भी दे रहा है, वाई एक्स को भी दे रहा है। ये बताना चाह रहा है कि एक्स डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है ए को इतना, बी को इतना और वाई को 10%। ये बताना चाह रहा है ये। ऐसे ही अब एक्स डिपार्टमेंट अपने आप को तो सर्विस नहीं देगा ना, सोचने की बात है। तो एक्स डिपार्टमेंट वाई को इतनी सर्विस दे रहा है। सिमिलरली वाई डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है ए को, बी को और एक्स को। बात समझ में आई? नूर एंड खलीक दोनों जवाब दें मुझे, क्या आप दोनों को बात समझ में आई? ठीक है। ये काम करने के बाद आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या मतलब? आप एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। अभी तक आपने सारे डिपार्टमेंट्स को खर्चा एलोकेट कर दिया। अब आप एक काम कर लीजिएगा, आप अपने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बेसिस पर और एस्टिमेटेड एक्टिविटी की बेसिस पर एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से, तो आपको पता चल जाएगा कितना आप एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और उसको कंपेयर कर लीजिएगा एक्चुअल के साथ। एक्चुअल और एब्जॉर्ब का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास कहलाता है अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। अभी नीचे देखने को ही मिलेगा। एक्चुअल लेवल ऑप्शन, normal capacity average utilization over long period, rate doesn't change period to period। budgeted capacity में आप क्या कर रहे होंगे, आप expected cost को divide कर देंगे expected activity के साथ, और ऑपरेटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी। तो आप इन तीनों तरीके से रेट को निकाल सकते हैं। ओएआर निकालने के लिए आपको मुख्तलिफ अजम्पशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अजम्पशन आप अपनी नॉर्मल कैपेसिटी की बेसिस पर निकाल सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ अभी। आप जब ओ निकाल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड एक्टिविटी बेस से। यही करना है नॉर्मली। लेकिन अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और वो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहे, तो मुझे एक बात बताएं, कॉस्टिंग कोई लॉ नहीं है, ये आपका दिमाग है, ये आपकी अजम्पशन है। हो सकता है कि किसी जगह पर नॉर्मल कैपेसिटी की बेसिस पर आप ओ ना निकाल रहे हो, बल्कि आप निकाल रहे हो बजटेड कैपेसिटी की बेसिस पर। आप किसी जगह पर निकाल रहे हो ऑपरेटिंग कैपेसिटी की बेसिस पर। मतलब मेरी फैक्ट्री पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स बना सकती है, मैं उसकी बेस पर ओ निकाल लूं और फिर एक्चुअल लेवल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ओ एक अजम्पशन है। बजटेड कैपेसिटी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो आप नॉर्मली काम कर रहे होते कि अपने बजट को देखते हुए निकालना, और नॉर्मल लेवल के अंदर आप डिवाइड करेंगे अपने खर्चे को बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, कि मैं नॉर्मली लेट से 50,000 यूनिट बनाता हूँ, तो मैं अपने खर्चे को डिवाइड कर दूंगा 50,000 यूनिट से। समझ में आया? मुख्तलिफ आपको तरीके बता रहे हैं ओ निकालने के, नॉर्मली आप ये तरीका यूज कर रहे होते हैं। अब रेट की बात करते हैं। जो आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं वो दो तरह के होते हैं।
एक होता है आपके पास ब्लैंकेट रेट और एक होता है डिपार्टमेंटल रेट। शायद नाम मुख्तलिफ पढ़े हो आपने या नाम ना सुने हो, लेकिन मैं आपको नाम के साथ थोड़ी चीजें बता रहा हूँ। ब्लैंकेट रेट और डिपार्टमेंटल रेट्स। सर ब्लैंकेट रेट क्या होता है? ये जो अभी ऊपर आपने पढ़ा, आप ये कह रहे हो ओवरऑल खर्चा बजट करो और उसको डिवाइड कर दो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से, तो आपके पास जो रेट आएगा उसे कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं डिवाइड कर दूंगा अगर टोटल फैक्ट्री एक्टिविटी के साथ, तो एक सिंगल प्रोडक्ट का रेट आएगा आपके पास, और ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दें। फिर एक होता है आपके पास डिपार्टमेंटल रेट। डिपार्टमेंटल रेट किस तरीके से कैलकुलेट होता है? सर ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं आप। और किस तरीके से करते हैं? इस डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेड एक्टिविटी कितनी है, कितने आवर्स चलेगा, और इस पर खर्चा कितना होगा, तो आपने एक डिपार्टमेंट का ओआर निकाल लिया, ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट का निकाल लिया, और फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट उस डिपार्टमेंट से गुजरती गई आप उसको प्रोडक्ट को प्राइस चार्ज करते चले गए। नीचे एक एग्जांपल भी दिए, हम इस पे बात कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट है आपके पास CC1, एक डिपार्टमेंट है आपके पास CC2। इसके ओवरहेड्स एक्सपेक्टेड इतने, इसके ओवरहेड्स एक्सपेक्टेड इतने। जब कोई भी प्रोडक्ट इस डिपार्टमेंट से गुजरती है ना, तो वो 1.5 डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कंज्यूम करती है। डेटा समझेगा पहले। अगर प्रोडक्ट वाई बनती है तो 1.2 आवर कंज्यूम करती है इस डिपार्टमेंट में। सिमिलरली दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट एक्स इतने आर कंज्यूम करती है और प्रोडक्ट वाई इतने आर कंज्यूम कर रही होती है। अगर मैं ब्लैंकेट रेट निकालना चाहूँ तो सर यहाँ तो मसला ही कोई नहीं। क्यों? प्रोडक्शन देखें, एक्स के कितने यूनिट्स बने, वाई के कितने यूनिट्स बने, एक्स के 12,000, वाई के 10,000। यहाँ पर मेरे लिए कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं है? जरा सोचिएगा। मुझे ब्लैंकेट रेट निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? मैं बोलूंगा मुझे बताओ, क्योंकि सिंगल रेट है, तो सिंगल रेट का मतलब टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। टोटल ओवरहेड्स कैसे पता चलेंगे? सर 126,000 को और 180,000 को ऐड कर दो, पता चल जाएगी टोटल ओवरहेड्स। लेकिन अगर टोटल एक्टिविटी पता करनी है तो कैसे करोगे? देखो, टोटल एक्टिविटी आप पता करोगे, पहले डिपार्टमेंट में इतने घंटे, दूसरे डिपार्टमेंट में इतने घंटे, टोटल हो गए 3.5 घंटे। जरा ध्यान देना इधर। 3.5 घंटे लगते हैं प्रोडक्ट एक्स को बनने में। तो मैंने कहा कि 3.5 घंटे लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनने में, तो 12,000 को बनने में कितना टाइम लगेगा? ये रहा। और फिर 1.2 और 2.6 इन दोनों को बनने में लगते हैं, प्रोडक्ट वाई को बनने में लगते हैं आपके पास तकरीबन 3.8 आवर्स। तो मैंने कहा एक यूनिट को बनने में 3.8, तो 10,000 यूनिट को बनने में 38,000। इन दोनों का सम कर दो तो 80,000 घंटे लगेंगे ओवरऑल डायरेक्ट लेबर के, एक्स को बनाने में भी, वाई को बनाने में भी। एक्स के भी दोनों डिपार्टमेंट्स, वाई के भी दोनों डिपार्टमेंट्स, इसमें आपको इतना टाइम लगेगा। और आप 3,06,000 को डिवाइड कर देंगे 80,000 से, तो आपको एक अदद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा, जो कि बेस करता होगा डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, जितने घंटे कंज्यूम करते जाएंगे, आप उतना टाइम इसको एलोकेट करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट एक्स को बनने में अगर मैं अज्यूम करता हूँ 4 घंटे लगे और मैंने 12,000 के बजाय 11,000 प्रोडक्ट्स बनाई, तो मैं टोटल आवर्स निकाल लूंगा पहले, अराउंड 44,000 आवर्स, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.825 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना खर्चा एलोकेट करना है प्रोडक्ट एक्स को। लेकिन अगर ये तो हो गया एक सिंगल रेट, लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े डिपार्टमेंट वाइज रेट, तो डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालने के लिए मुझे पहले एक डिपार्टमेंट का खर्चा चाहिए विच इज 126,000, और इसको डिवाइड कर दूंगा कि इस डिपार्टमेंट में, ध्यान से सुनना, इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम होता है।
अब मुझे बता सकते हैं इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम होता है, कैसे पता चलेगा? इस तरीके से पता चलेगा। 1.5 घंटे लगते हैं एक्स के ऊपर, 1.2 घंटे लगते हैं वाई के ऊपर। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12,000 यूनिट से, एक्स के यूनिट से, और 1.2 घंटे मल्टीप्लाई कर दूंगा वाई के यूनिट से। जरा मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12,000 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10,000। क्या आंसर आ रहा है? 30,000। ये है मेरे पास जो कि CC1 डिपार्टमेंट में इतनी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसका इतना खर्चा, उसकी बेसिस पर मैंने OAR निकाल लिया इस डिपार्टमेंट का। एक सवाल आया मेरे पास, सर ब्लैंकेट रेट एंड OAR में क्या डिफरेंस है? देखिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक जनरल टर्म है, लेकिन अगर मैं वो रेट निकाल रहा हूँ ओवरऑल प्रोडक्शन की बेसिस पर, तो उसे कहते हैं ब्लैंकेट रेट। लेकिन अगर मैं वो रेट निकाल रहा हूँ हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, तो फिर उसे कहते हैं डिपार्टमेंटल रेट। लेकिन ये जो ओवरऑल डिस्कशन चल रही है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के ऊपर चल रही है। तो ब्लैंकेट रेट इज नथिंग, जस्ट एक अल्फाज। और जब आप ये सारे काम करने के बाद अपने खर्चों को एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो या तो अगर आप अपने खर्चों को अप्लाई ज्यादा करवा देते हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करवा देते हैं, और एक्चुअल खर्चा कम आता है, जरा सुनिएगा ध्यान से, एक्चुअल खर्चा या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा। अगर एब्जॉर्ब और एक्चुअल, अगर एब्जॉर्ब करवाया 100 रुपए, एक्चुअल आया 130, तो ये कहलाएगा अंडर एब्जॉर्ब। अगर एब्जॉर्ब करवाया 150 और एक्चुअल आया वही 130, तो ये कहलाएगा ओवर एब्जॉर्ब। आपके लिए अच्छी बात क्या है? आपके लिए अच्छी बात क्या है? आप बोलेंगे फेवरेबल मेरे लिए ये है। ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है। क्यों? आपने प्लान किया था 100 रुपए खर्च होंगे, लेकिन हकीकत में ज्यादा खर्चा हो गया, तो ये एडवर्स कहलाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने एब्जॉर्ब करवाए थे 150 रुपए और एक्चुअल खर्चा आया 130 रुपए, तो अल्टीमेटली 20 रुपए आपके P&L के अंदर गेन के तौर पे रिकॉर्ड हो रहे होंगे, और ये आपके लिए अच्छी बात है। तो ओवर एब्जॉर्ब होना आपके लिए फेवरेबल रहता है, अंडर एब्जॉर्ब होना आपके लिए एडवर्स रहता है। नीचे आपको इसकी एक अदद एग्जाम्पल भी गिवन है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल खर्चा कितना आया, अप्लाइड कितना आया, तो ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो अल्टीमेटली मेरे लिए ये एडवर्स बात है, और अगर अप्लाइड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो मेरे लिए ये अच्छी बात है, फेवरेबल बात। ये था आपके पास ओवरऑल ओवरहेड से रिलेटेड डिस्कशन। इसमें कोई भी सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई हो आप लोगों को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे ओवरहेड्स को एक इफेक्टिव वे में रिवाइज कर लिया। किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। नूर, खालिक, शाजिर, कोई भी, एनीथिंग, एनीवन। वैसे तो समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन करके देखेंगे। जब समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन करने में क्या मसला आएगा भाई? है, जब समझ आ गया, अब ये बताएं कि क्या ये क्लास इफेक्टिव रही? जो ओवरहेड्स में आपको मसले हो रहे थे, जो चीजें समेटी नहीं जा रही थी, वो आ गई चीजें समझ में? या सर नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ? बस जितना आता था उतना ही आता है अभी भी।
याद आ गया। याद थोड़ी रिवाइज थोड़ी करवाने आया था भाई। चलो अब आप लोगों ने ही करना है। आप लोगों ने इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करना है खुद से। वेरिएंस वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था मैंने, तो ये सवाल आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल, मैं इसके पास पेपर्स भी अपलोड कर दूंगा।